बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। टाइगर ने बैक मिरर में एक आदमी को हाथ उठाते देखा और वो समझ गया कि दूसरे लम्हे क्या होने वाला है। इसे चलती कार में दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो काफी दूर तक लुढ़कनियां खाता हुआ चला गया। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कार के चंद पुर्जे उड़कर इस पर आ गिरे। न जाने चोटें कहाँ कहाँ लगी थी कि इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। और जब इसे होश आया तो इसने अपने आप को एक अस्पताल में मौजूद पाया। इसके सर और बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो अपने छोटे से कमरे में अकेला था। इसके जिस्म पर अभी तक इसका अपना ही लिबास था। अभी शायद इसे अस्पताल का मखसूस लिबास नहीं पहनाया गया था। होश में आते ही चंद लम्हों तक तो वो खालियु जहन की कैफियत में पड़ा छत को देखता रहा। फिर इसके जहन की स्लेट पर हल्के हल्के मध्यम से नकूश उभरने शुरू हो गए। इसका शऊर बेदार हो रहा था और फिर इसे गुजरे हुए तमाम वाकयात याद आ गए और वो चौंक कर उठ बैठा। इसे अपने बाजू और टांगे हिलाकर देखा। सब कुछ ठीक ठाक था। शायद सर की चोट की बिना पर वो बेहोश हो गया था। अपने आप को सही सलामत पाकर हकीकत में इसे बेहद खुशी हुई थी। टाइगर आहिस्ता से पलंग से नीचे उतरा। पलंग के नीचे मौजूद बूट पहने और फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। इसने इसकी मामूली सी झुर्री में से झांक कर देखा तो बाहर दरवाजे पर एक सिपाही राइफल पकड़े खड़ा था। तो मैं इस वक्त पुलिस की तहवील में हूँ, इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। अब इसका ध्यान कमरे में मौजूद खिड़कियों की तरफ गया। खिड़कियां वहां मौजूद जरूर थीं मगर इन पर लगी हुई मोटी मोटी सलाखें भी इसको साफ नजर आ गईं। वो सोचने लगा कि सिपाही को किस तरह जिल देकर बाहर निकलना चाहिए। वो पुलिस की पूछगिछ से पहले ही अस्पताल से फरार होना चाहता था और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि इसके पास वक्त बहुत कम है। किसी भी लम्हे नर्स या डॉक्टर इसे चेक करने के लिए आ सकता था। चुनाचा कोई सूरत ना पाकर इसने बराह रास्त इकदाम का फैसला किया और फिर इसने दरवाजे की एक तरफ खड़ा होकर जोर से जमीन पर पैर मारा। हल्का सा खटका हुआ और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक राइफल बरदार सिपाही ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका और फिर दूसरे लम्हे बेड खाली देखकर वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। दूसरे लम्हे दरवाजे के पीछे मौजूद टाइगर का हाथ लहराया और एक जोरदार मुक्का सिपाही की कनपट्टी पर पड़ा। एक ही मुक्का हैरतजदा और बेखबर सिपाही के लिए काफी साबित हुआ। वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर होने लगा तो टाइगर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे एक हाथ से संभाल लिया और दूसरे हाथ से इसकी राइफल पकड़ ली। इसने बेहोश सिपाही को घसीट कर दरवाजे के पीछे कोने में डाल दिया और दीवार के साथ ही इसकी राइफल भी टिका दी। ये काम करते ही इसने दरवाजे से झांका। सामने नजर आने वाला बरामदा खाली था। वो इत्मीनान से चलता हुआ बरामदा क्रॉस करने लगा। बरामदे के आखिरी हिस्से से मुड़कर वो अस्पताल के गेट के करीब पहुंच गया। मोड़ मुड़ते ही इसका टकराव एक नर्स से हुआ जो अपनी भरपूर जवानी के नशे में लबरेज उठलाती हुई आ रही थी। टाइगर इत्मीनान से चलता हुआ इसके करीब से गुजर गया। नर्स ने भी एक उचटती सी नजर इस पर डाली और आगे बढ़ गई मगर चंद कदम चलकर वो थिटक कर रुक गई जैसे अचानक इसके दिमाग में कोई ख्याल आ गया हो। इसे पीछे मुड़कर टाइगर की तरफ देखा। शायद वो उसे पहचान गई थी मगर इस वक्त टाइगर दरवाजा क्रॉस कर चुका था। टाइगर ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की थी इसलिए नर्स इसकी नजर से गायब होते ही कंधे झटक कर आगे बढ़ गई। इसका शुबा शायद यकीन की हद तक नहीं पहुंच सका था। अस्पताल से बाहर निकलकर टाइगर ने इत्मीनान की एक सांस ली। अब वो आजाद था। वो तेजी से फुटपाथ पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो जल्द से जल्द अस्पताल की इमारत से दूर जाना चाहता था क्योंकि किसी भी लम्हे सिपाही की बेहोशी और इसके फरार का राज जाहिर हो सकता था। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद इसे एक खाली टैक्सी मिल गई। शादवान कॉलोनी, इसे अंदर बैठते ही ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्दी टैक्सी शादवान कॉलोनी के पहले मोड़ पर पहुंच गई। यहीं रोक दो, टाइगर ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने ब्रेकें लगा दी। टाइगर की ने गाड़ी से उतरकर जब जेब में हाथ डाला तो इसके जहन में धमाके होने लगे। इसकी जेबें तो खाली थीं। पुलिस ने शायद तमाम कागजात और बटवा अपनी तहवील में ले लिया था। अब ड्राइवर को रकम देने का मसला था। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर इसकी नज़रें कमीज के सोने के कफ लिंक्स पर पड़ी। इसने खामोशी से एक कफ लिंक उतारा और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। मैं बटवा घर भूल गया हूँ, ये सोने का कफ लिंक रख लो, टाइगर ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर हैरत से सोने के कफलिंग को देखने लगा। ये कफलिंग शायद इसके किराया से 100 दर्जे ज्यादा कीमती था। कोई बात नहीं साहब, आप ये रख लें, ड्राइवर ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में जवाब दिया। नहीं, ये तुम रखो, मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। मैं तुम्हारा किराया देकर किसी भी वक्त ये वापस ले लूंगा। ये मेरी तुम्हारे पास अमानत है, टाइगर ने कहा और फिर कफलिंग इसके हाथ पर रखकर लापरवाही से चलता हुआ आगे बढ़ गया। ड्राइवर चंद लम्हों तक इसे हैरत से देखता रहा और फिर वो गाड़ी मोड़कर वापस चला गया। टाइगर तेजी से आगे बढ़ता चला गया और फिर जैसे ही वो ब्लॉक नंबर 2 की तरफ मुड़ा, बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। कोठी के गेट से थोड़ी फासले पर एक सब्ज रंग की कार खड़ी थी और दो आदमी गेट के सामने खड़े थे। अंधेरा चूंकि फैल चुका था इसलिए इनकी शक्लें साफ नजर नहीं आ रही थीं।
टाइगर एक दरख्त की आड़ में रुक गया। इसे मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मशकूक नज़र आ रहा था और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक आदमी दीवार पर चढ़ा और इसने झुककर अंदर से एक आदमी को बाजुओं से पकड़कर ऊपर दीवार पर खींचा और इधर खड़े हुए आदमियों के हवाले कर दिया। वो आदमी बेहोश था। इसीलिए में टाइगर के जहन में एक ख्याल आया कि कहीं ये आदमी DIA के अफराद ना हो और A3 को ले जा रहे हों। तो इसका मतलब है कि इमरान अभी तक कोठी नहीं पहुंचा। टाइगर ने दिल ही दिल में सोचा और फिर इसका जहन इन लोगों के ताक़ुब के मुतालिक सोचने लगा। वो चाहता था कि इनके मेन सेंटर का पता चलाए। ये फैसला करते ही वो तेजी से दूसरी गली में मुड़ गया और फिर तेजी से चलता हुआ जब वो एक और गली के मोड़ से निकला तो इससे तकरीबन 3 फीट के फासले पर कार मौजूद थी। दूसरे लम्हे इसे भाग कर कार के करीब जाना पड़ा क्योंकि कार स्टार्ट हो रही थी। दूसरे लम्हे वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर इसने एक हल्की सी छलांग लगाई और पलक झपकते ही वो कार के ऊपर लगा हुआ जंगला पकड़कर बंदर की तरह जंगले पर चढ़ गया। कार अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार में बैठे हुए अफराद ने टाइगर की एक झलक सी महसूस की, मगर उन्होंने इसे अपना वहम समझकर उसे टाल दिया। इनके तो ज़हन में भी नहीं आ सकता था कि कोई शख्स आँख झपकने की देर में चलती गाड़ी पर यूं चढ़ सकता था। कार तेजी से आगे बढ़ती रही और टाइगर कार की छत पर लगे हुए जंगले पर उल्टा लेटा सोचता रहा कि अगर कार पुरहुजूम और मसरूफ सड़क पर पहुंची तो इसका क्या बनेगा। जाहिर है कि छत पर इस तरह एक आदमी का लेटा होना एक नई बात होगी और लोगों ने शोर मचाकर कार वालों को मुतवज्जा कर देना था। वो ये सोच रहा था और कार अंधेरी सड़कों पर तेजी से चलती हुई शहर के बाहर जाने वाली एक सड़क पर दौड़ने लगी। कार वाले शायद अपने सफर के लिए अंधेरी सड़कें जानबूझकर मुंतखब कर रहे थे। शहर से बाहर जाने वाली सड़क भी एक मुज़ाफ़ाती सड़क थी, इसलिए इस पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स ही फिट थीं और ना ही ट्रैफिक। इसलिए टाइगर बड़े इत्मीनान से छत पर लेटा हुआ आइंदा का प्रोग्राम बना रहा था। काफी दूर तक जाने के बाद कार की रफ्तार आहिस्ता हो गई। टाइगर चौंक कर अलर्ट हो गया। कार अब एक कच्ची सड़क पर उतर गई और टाइगर को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका जिस्म किसी तूफान की जद में आ गया हो। वो जंगले पर हाथ पैर टिकाए बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए था। वो ये भी नहीं चाहता था कि कार वालों को इसकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। फिर से तकरीबन 200 गज दूर अंधेरे में एक बड़ी इमारत का हैवला नजर आने लगा। इमारत कतई अंधेरे में डूबी हुई थी। कार की रफ्तार अब काफी आहिस्ता हो गई थी, इसलिए इसने अपने आप को संभाला और फिर अचानक इसने एक बड़ी सी झाड़ी के करीब आते ही छलांग लगा दी। कार आगे बढ़ गई। वो संभल कर झाड़ी में ही दुबक गया। कार चंद फीट दूर जाकर रुक गई। कार के दरवाजे खुले और 3 आदमी दरवाजे खोलकर बाहर निकले। उन्होंने हाथों में मशीन गनें उठाई हुई थी। वो काफी देर तक बगौर इधर उधर देखते रहे। शायद उन्होंने टाइगर को गिरते देख लिया था या उन्होंने इसके गिरने का धमाका सुन लिया था। बहरहाल वो इधर-उधर देखते रहे। फिर शायद उन्होंने इसको भी अपना वहम समझकर दोबारा कार में सवार हो गए और कार आगे बढ़ गई। इमारत के करीब जाकर कार रुकी और फिर 3 बार हल्के-हल्के हॉर्न बजाए। इमारत का गेट खुला और फिर कार इमारत के अंदर गायब हो गई। गेट दोबारा बंद हो चुका था। कार इमारत के अंदर जाते ही टाइगर झाड़ी से निकला और फिर तेजी से इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही वो इमारत के करीब पहुंच गया। इमारत किसी पुराने किले की मालूम हुई। टाइगर समझ गया कि इस किले के तहखानों में उन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ होगा। वो तेजी से किले के गिर्द घूमने लगा और फिर उसे अंदर जाने का एक रास्ता नजर आ गया। ये गंदा पानी निकलने का एक काफी बड़ा दुर्रा था जो इम्तदाद जमाना के हाथों खुश्क पड़ा था। वो रेंगता हुआ इस दुर्रे के रास्ते अंदर पहुंच गया। अंदर किले की इमारत कतई सुनसान और तारीक थी। कंपाउंड में बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां थीं। वो इनमें रेंगता हुआ असल इमारत के बरामदे में पहुंच गया। इमारत का बरामदा कतई सुनसान और शिकस्ता था। वो बरामदे में से होता हुआ अंदर एक कमरे में पहुंच गया। अभी वो कमरे को अच्छी तरह नहीं देख सका था कि अचानक कमरे की एक दीवार इसे खिसकती हुई नजर आई। वो तेजी से एक ईंटों के ढेर के पीछे छुप गया। दीवार पूरी तरह खिसकी तो अब वहां सीढ़ियां नजर आईं। एक नकाबपोश सीढ़ियां चढ़ता हुआ इस कमरे में आया। इसने इधर उधर देखा। इसके हाथ में मशीन गन थी और फिर वो इधर उधर देखता हुआ इन ईंटों के ढेर की तरफ बढ़ गया। शायद इसे सुबह हो गया था। टाइगर इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चौकन्ना हो गया। फिर जैसे ही वो आदमी करीब आया, टाइगर तेजी से उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में ईंट थी। वो आदमी अचानक उसे देखकर इज़्तिरारी तौर पर ठिठक गया। दूसरे लम्हे टाइगर का हाथ बुलंद हुआ और ईंट पूरी कुव्वत से इस आदमी के सीने पर पड़ी और वो नकाबपोश एक हल्की सी चीख मारता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। टाइगर ने तेजी से बढ़कर इसकी कनपटी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अब वो नकाबपोश मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। इसने तेजी से इसे घसीट कर ईंटों के ढेर के दूसरी तरफ डाल दिया और फिर इसके हाथ तेजी से चलने लगे। इसकी वर्दी और नकाब उतारा,
फिर इसने अपने कपड़े उतारे और नकाबपोश की वर्दी पहनकर इसी का नकाब मुंह पर चढ़ा लिया और मशीन गन संभाल कर वो इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए इसे कोई ख्याल आया और वो वापस इस बेहोश आदमी की तरफ आया और दूसरे लम्हे एक ईंट उठाकर पूरी कुवत से इसके सर पर दे मारी और इसके सर के टुकड़े उड़ गए। अब टाइगर को इत्मीनान हो गया था कि ये शख्स किसी भी वक्त होश में आकर इसके लिए मुसीबत नहीं बन सकता। मशीन गन संभाले वो वापस सीढ़ियां उतरता चला गया। जब वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा तो दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई। टाइगर सिस्टम को समझ चुका था। वो सीढ़ियां उतर कर एक कमरे में पहुंचा। वहां एक और नकाबपोश दरवाजे के अंदर खड़ा था। कौन था? इसने पूछा। कोई नहीं, टाइगर ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गया। वो नकाबपोश कंधे झटक कर दोबारा पहरा देने खड़ा हो गया। टाइगर इस कमरे से निकलता हुआ एक बरामदे में पहुंच गया। बरामदे में तेज रोशनी का एक इंतजाम किया गया था। शायद उन्होंने अंदर अपना जनरेटर लगाया हुआ था। बरामदे में एक कमरे की दर्जों से रोशनी बाहर निकल रही थी। वो इस कमरे के बाहर रुक गया। अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। इसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला और दरवाजा खुलता चला गया। टाइगर एक लम्हे के लिए झिझक कर अंदर दाखिल हो गया। ये एक बड़ा हॉल था जिसमें तकरीबन 6 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे हुए थे। टाइगर के अंदर दाखिल होते ही वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। एक नकाबपोश ने तहकुमाना लहजे में पूछा, कौन था? टाइगर आवाज पहचान गया कि ये आवाज A3 की है, जिसे वो बेहोश करके ले गया था। कोई नहीं, टाइगर ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। A3 इसकी आवाज सुनकर जरा चौंका, मगर शाप वैली ने बात काट दी। अच्छा छोड़ो, हम जो बात कर रहे थे वो बहुत अहम है। शाप वैली के लहजे में तेजी थी। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में ये प्लान बेहतरीन है। हम इस प्लान के जरिए बड़ी आसानी से अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। A3 ने जवाब देते हुए कहा। मगर हेडक्वार्टर से हुक्म आया है कि नंबर ए और नंबर 2 अलहदा काम करेंगे और DIA मरकज अलहदा काम करे। एक नकाबपोश ने दरमियान में लुकमा दिया। ये गलत है। मैंने आते ही हेडक्वार्टर से बात कर ली है। मेरे ख्याल में सब सेंटर से किसी गलत आदमी ने उन्हें कॉल करके ऐसी बात की होगी, जबकि मुझे अगवा कर लिया गया था। मैंने उन्हें समझा दिया है। A3 शायद तमाम जिम्मेदारी अपने सर लेने से घबरा रहा था और फिर वो सब प्लान की तफसीलात तय करने लगे। टाइगर खामोशी से मशीन गन पकड़े एक तरफ खड़ा था। हॉल में दूसरे मुहाफिज भी मौजूद थे और सब खामोश थे। इनका प्लान सुनकर टाइगर के होश गुम हो गए। जो प्लान वो बना रहे थे वो वाकई इंतहाई खतरनाक था। अब वो सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इमरान को इस प्लान की इत्तला करनी चाहिए। लेकिन अब बगैर किसी वजह के वो बाहर भी नहीं जा सकता था, वरना मशकूक हो जाता। इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। काफी देर बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई तो सब मेंबरान हॉल से बाहर निकल आए और इनके पीछे ही मुहाफिज भी। बरामदे में पहुंचते ही टाइगर खामोशी से एक सतून की आड़ में रुक गया। जब बाकी लोग आगे बढ़कर एक और कमरे में दाखिल हुए तो वो सतून की आड़ में से निकला और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ जीनों की तरफ बढ़ा। जीनों पर मौजूद मुहाफिज को उसने बतलाया कि चीफ ने उसे बाहर किसी काम के लिए भेजा है। चुनाचा इसने दरवाजा खोल दिया और फिर वो इजलत से सीढ़ियां चढ़ता हुआ वापस उसी शिकस्ता कमरे में पहुंचा जहां पहले मुहाफिज की लाश ईंटों के ढेर के पीछे पड़ी थी। वो फुर्ती से बाहर वाले बरामदे में पहुंचा और फिर तेजी से भागता हुआ वो उसी गंदे पानी वाले दुर्रे के करीब पहुंच गया। अचानक इमारत की वो साइड रोशन हो गई, लेकिन टाइगर उछलकर एक ही जंप में दुर्रा क्रॉस कर गया। अब वो किले के बाहर था। वो एक झाड़ी में दुबक गया। चंद लम्हों बाद रोशनी दोबारा गायब हो गई। शायद मुहाफिज टाइगर को चेक ना कर सके थे। रोशनी गायब होते ही टाइगर फुर्ती से अपनी जगह से खिसका और फिर झाड़ियों में से होता हुआ वो तेज तेज कदम उठाता जल्द ही सड़क पर पहुंच गया। अब यहाँ से शहर जाने के लिए जाहिर है इसे पैदल मार्च करना पड़ेगी। चुनाचा इसने पहले इमरान से बात करना जरूरी समझा और दूसरे लम्हे वो वॉच ट्रांसमीटर पर इमरान से कांटेक्ट करने लगा। जल्द ही राब्ता कायम हो गया और टाइगर ने इमरान को पूरी रिपोर्ट दे दी और अब वो इत्मीनान से सड़क से काफी दूर हटकर शहर की तरफ चलने लगा। कैप्टन शकील, सफदर, जूलिया, तनवीर, चौहान और नौमानी सब इस वक्त अरबाब कॉलोनी की एक कोठी के हॉल में मौजूद थे। वो बाकायदा तौर पर DIA के रुकन बन चुके थे और DIA के सरबराह ने इनके ग्रुप का फर्स्ट चीफ इसी नौजवान मार्टिन को बनाया था और इनकी रिहाइश का इंतजाम अरबाब कॉलोनी की एक कोठी में DIA की तरफ से कर दिया गया था। आज इस कोठी में इनका पहला दिन था। वो सब अच्छी तरह जानते थे कि चूंकि ये कोठी इन्हें DIA की तरफ से मिली थी, इसलिए इस कोठी में यकीनन ऐसा खुफिया इंतजाम किया गया होगा कि इनके दरमियान होने वाली तमाम बातचीत हेडक्वार्टर में टेप हो रही होगी। गो उन्होंने डिक्टाफोन तलाश करने की बेहद कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहे थे। इसके बावजूद उन्हें यकीन था कि ताकतवर डिक्टाफोन जरूर यहाँ मौजूद होंगे। अभी अभी उन्हें मार्टिन का फोन आया था कि वो कोठी में आ रहा है। एक इंतहाई अहम काम दरपेश है और अब हॉल में बैठे ये सब इस अहम काम पर गुफ्तगू कर रहे थे।
जूलिया जब से इस कोठी में आई थी वो ज्यादातर खामोश बैठी किसी से गहरी सोच में गर्क रहती। इसे महसूस होता कि जैसे वो हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट सर्विस और एक्सट्रू से बिछड़ गई है और इसे अपनी मौत का अब मुकम्मल यकीन था। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक्सट्रू इस बात को तो शायद माफ कर दे कि वो इसे बेनकाब नहीं कर सके, मगर इस बात को कतई माफ नहीं करेगा कि वो दुश्मन और गैर मुल्की तंजीम के बाकायदा रुकन बन जाए। इसे अपना लर्जा खेज अंजाम साफ नजर आ रहा था। वैसे इसे इस बात पर हैरत जरूर थी कि डीआईए वालों ने सीक्रेट सर्विस के राजों के मुतालिक अभी तक इनसे कोई पूछगछ नहीं की। चंद लम्हों बाद हॉल का दरवाजा खुला और मार्टिन मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हेलो मेम्बरान, क्या हाल है? इसने एक कुर्सी पर बड़ी बेतकल्लुफी से बैठते हुए कहा। ठीक है, सफदर ने लापरवाही से जवाब दिया। मिस जूलिया मुझे कुछ नाराज सी मालूम होती है। शायद एक्सू के फराक में इनकी ये हालत हो गई है। मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, तुम्हें हमारे जाती मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। जूलिया फट पड़ी। सॉरी मिस जूलिया, मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं था। वैसे एक खुशखबरी सुन लीजिए कि एक्सट्रू को आपके मुतालिक इल्म हो चुका है कि आप डीआईए के रुकन बन चुके हैं। मार्टिन के लहजे में जहरीलापन नुमाया था। इस खबर ने सारे मेम्बरान पर एटम बम का असर किया। वो सब हरासा नजर आने लगे। कैप्टन शकील के चेहरे पर तो हस्बे मामूल इत्मीनान था, मगर आंखों से जाहिर हो रहा था कि जैसे वो भी परेशान हो गया है। अरे आप लोग तो घबरा गए। भला इसे घबराने की क्या बात है? अब आप डीआईए जैसी मौसर तंजीम के रुकन हैं। अब एक्स2 आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? और फिर आखिर एक दिन एक्स2 को तो पता चलना ही था। और दूसरा ये कि अब एक्स2 के दिन करीब आ गए हैं। जल्दी, बल्कि हो सकता है कि आज रात को ही एक्स2 को बेनकाब हो जाए। मार्टिन ने बड़े संजीदा लहजे में उन्हें बताया और वो सब शशदर बैठे इनकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि एक्सू को हमारे मुतालिक इल्म हो चुका है? कैप्टन शकील और सफदर ने बैक वक्त एक ही सवाल किया। ओह, तुम लोग अभी डीआईए के मुतालिक नहीं जानते, वरना तुम्हें ऐसे अल्फाज ना कहते। तुम खुद सोचो कि डीआईए को कैसे मालूम हुआ कि राना हाउस में एक्स2 और तुम लोगों के दरमियान क्या बातचीत हुई थी। जब डीआईए इस खुफिया तरीन मीटिंग का हाल मालूम कर सकता है तो ये बात मालूम करना कौन सा दुश्वार है? मार्टिन ने जवाब दिया और सब लोग डीआईए के मुतालिक सोचने लगे कि डीआईए की तंजीम की जड़ें कितनी गहरी हैं। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने। एक अहम मसले पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। आज रात को शापवाली, ब्लैक क्लार्क और इसके साथी एक्सू को बेनकाब करने के लिए इस अहम प्लान पर अमल करने वाले हैं। मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि एक्सू को बेनकाब करने का सेहरा बजाय शापवाली और ब्लैक क्लार्क के हमारे ग्रुप के सर बंधे। इस तरह हेडक्वार्टर में हमारे ग्रुप की अच्छी पोजीशन बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि बाहर के दो एजेंट तमाम क्रेडिट ले जाएं। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि आज रात को जब वो लोग प्लान पर मुकम्मल करके हेडक्वार्टर पहुंचे तो हम इन पर हमला करके इनसे तमाम क्रेडिट छीन लें, ताकि हेडक्वार्टर को हम ये बतला सकें कि असल काम हमने किया है। मार्टिन ने अपना प्लान पेश किया। वेरी गुड, ये आपने खुशखबरी सुनाई है। हम आपके बेहद मशकूर हैं। कैप्टन शकील की आंखों में एकदम मुसरत छलकने लगी और बाकी मेंबरान के चेहरे भी खिल गए। मार्टिन एक एक के चेहरे को बगौर देख रहा था। ठीक है, आप ऐसा करें कि रात के 2 बजे यहाँ से निकलकर शहर से बाहर मज़ाफ़ात की तरफ जाने वाली सड़क के 12वें मील पर पहुँच जाएँ। मैं आपको वहीं मिलूँगा। वहाँ से हम इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और फिर अपने प्लान पर अमल करेंगे। मार्टिन ने उन्हें बतलाया। ठीक है, हम पहुँच जाएँगे, सफदर ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये ख्याल रहे कि डीआईए से किसी किस्म की गद्दारी भी आपको महँगी पड़ेगी। अगर आप लोगों के ज़हन में ऐसा कोई तसव्वुर है तो उसे निकाल दें। मार्टिन का लहजा इंतहाई सख्त हो गया था। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। सब लोग खामोश हो गए। किसी ने कोई जवाब ना दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सब मुसल्लह होकर वहां पहुंच जाएं। मैं वहीं मिलूंगा। मार्टिन ने आखिरी बार हिदायत की और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मार्टिन के जाते ही हॉल में मदम सी सरगोशियां फैल गईं। कैप्टन शकील के मुंह पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और फिर जेब में से कागज निकालकर इस पर तेजी से कुछ लिखने लगा। लिखने के बाद इसने कागज तेजी से बारी बारी सबके सामने खिसका दिया। सबने कागज पढ़कर इस्बात में सर हिला दिया और फिर कैप्टन शकील ने कागज के टुकड़े कर दिए। ब्लैक जीरो गहरी सोच में गर्क कमरे में बैठा था। मेंबरान से इसका राब्ता खत्म हो चुका था और इमरान हस्बे मामूल गायब था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अजीब सी सिचुएशन बन चुकी थी। इसे ना ही ये इल्म था कि शापवली और ब्लैक क्लार्क और मकामी डीआईए तंजीम क्या कर रही है, और ना ही इसे ये इल्म था कि आजकल इसके मेंबरान की क्या मसूफियात हैं और 15 दिन गुजरने के बाद इस केस का क्या नतीजा बरामद होगा। इससे पहले ऐसी उलझी हुई और खतरनाक पोजीशन से वो कभी दो चार नहीं हुआ था, इसलिए इसका जहन मफलूज सा होकर रह गया था। कई दिनों से इमरान ने उसे राना हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया था, इसलिए वो सारा दिन अपने मखसूस कमरे में बैठा इस अजीबोगरीब केस के मुतालिक ही सोचता रहता था। और वो जितना भी इस पर गौर करता इतना ही वो मामला पेचीदा होता चला जाता था। अचानक कमरे में एक मखसूस सीटी की आवाज़ गूंजी और ब्लैक जीरो अपने ख्यालात के भंवर से निकल आया। इससे मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही सामने दीवार पर लगी हुई एक स्क्रीन रोशन हो गई।
स्क्रीन पर इमरान का चेहरा नजर आया और ब्लैक जीरो ने देखते ही बटन ऑफ कर दिया। स्क्रीन तारीक हो गई और फिर इसने एक और बटन ऑन किया। बटन के ऑन होते ही कमरे का दरवाजा खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हुआ। हेलो ब्लैक जीरो, क्या हाल है? कैसे गुजर रही है? इमरान ने एक कुर्सी पर ढेर होते हुए पूछा। बस जनाब, गुजर रही है। ब्लैक जीरो के लहजे में मायूसी की झलकियां थीं। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, फैसला कुन वक्त आ गया है, इमरान ने इत्मीनान से कहा। ओह वेरी गुड। ब्लैक जीरो चौंक कर सीधा हो गया और फिर इमरान ने टाइगर की दी हुई इत्तला के मुताबिक तमाम प्लान ब्लैक जीरो को तफसील से बतला दिया। ओह, ये तो वाकई खतरनाक प्लान है। इस तरह तो वो यकीनन एक्स2 की असल शख्सियत से वाकिफ हो जाएंगे। ब्लैक जीरो के जहन में धमाके होने लगे थे। हाँ, शाफवली और ब्लैक क्लार्क इंतहाई जहीन और खतरनाक एजेंट हैं। इन लोगों ने वो कुछ सोच लिया है जो आम आदमी नहीं सोच सकता, और इस केस के खत्म होने के बाद मैं इसका भी इंतजाम करूंगा। इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। तो अब क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने पूछा। प्रोग्राम बाद में बतलाऊंगा, पहले तुम एक नई खबर सुन लो कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान DIA के बाकायदा रुकन बन चुके हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया। क्या कह रहे हैं आप? ब्लैक जीरो बौखला गया। मैं सही कह रहा हूँ, इमरान ने इसी तरह इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो गया? मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता। ब्लैक जीरो के जहन में अभी तक इस खबर से धमाके से हो रहे थे। ये सही है। अच्छा छोड़ो, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। तुम अब प्रोग्राम सुन लो। इमरान ने यूं इत्मीनान से कहा जैसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का दुश्मन तंजीम का रुकन हो जाना इसके लिए कोई अहम बात ना हो। फिर इमरान ने ब्लैक जीरो को अपना आइंदा प्रोग्राम तफसील से समझा दिया। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम तमाम इंतजाम करके वहां पर पहुंच जाना। आज फैसला हो ही जाए तो बेहतर है, इमरान ने खड़े होकर कहा और फिर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। पुराने किले की इमारत हस्बे दस्तूर मुकम्मल तारीख थी और इसके साथ ही वो मजाफाती सड़क भी। अचानक दूर से तीन कारों के हेवले इस सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। इनकी हेडलाइट्स बुझी हुई थीं और कारें मुकम्मल तारीकी का एक हिस्सा ही बनी हुई थीं। लेकिन इतने गहरे अंधेरे के बावजूद वो काफी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आ रही थी। फिर सड़क से उतरकर वो किले की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई और थोड़ी देर बाद वो तीनों कारें किले के सामने रुक गईं। तीनों कारों की हेडलाइट्स 3 बार जलीं और फिर बुझ गईं और इसके साथ किले का फाटक खुल गया। कारें अंदर चली गईं। किले के अंदर एक साइड में खुफिया गैराज बने हुए थे। कारें जैसे ही इनके करीब पहुंची, इनके दरवाजे खुले और कार रेंगती हुई अंदर चली गईं। कारों से शार्प वैली, ब्लैक क्लार्क और बाकी साथी नीचे उतरे। शार्प वैली के हाथ में 2 फाइलें दबी हुई थीं। वो इन्हें यूं सीने से लगाए हुए था जैसे वो हिफ्ते अकलीम की दौलत से भी ज्यादा गिरा बहा हो, और वाकई ऐसा ही था। कारों से उतरकर वो खुफिया सुरंग के जरिए अंदर ही अंदर इमारत के तहखानों में पहुंच गए और वो सब एक बार फिर इसी हॉल में मौजूद थे जहां इससे पहले वो अपने प्लान पर गौर कर रहे थे। शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क हॉल में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए और बाकी साथी हॉल से बाहर निकल गए। फिर तीन और नकाबपोश अंदर दाखिल हुए और उन्होंने शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क को इनके मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज गूंजने लगी। वो सब चौंक कर खड़े हो गए। कोई गलत आदमी इमारत में दाखिल हुआ है, एक नकाबपोश ने कहा। ये A3 था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक तेज सायरन हर कमरे में गूंजने लगे। ये इंतहाई खतरे की निशानी थी। और फिर इससे पहले कि वो लोग हॉल से बाहर निकलते, हॉल से बाहर मशीन गनों की गोलियां लगातार चलने की आवाजें आने लगी, जैसे बाहर जबरदस्त लड़ाई हो रही हो। तीनों नकाबपोश हॉल के दरवाजे की तरफ दौड़े और फिर उन्होंने जैसे ही दरवाजे खोले, अचानक गोलियों की बौछार उनके सीनों पर पड़ी और वो तीनों कराहते हुए ढेर हो गए। बाहर अभी तक गोलियां चल रही थी। शाफरी और ब्लैक क्लार्क उछलकर दरवाजों की साइडों में हो गए और फिर जैसे ही वो तीनों नकाबपोश अंदर दाखिल हुए, इनके रिवॉल्वरों से गोलियां निकली और दो नकाबपोशों के हाथों से मशीन गनें निकल गईं। एक नकाबपोश तो जख्मी भी हो गया था। तीसरे नकाबपोश ने शार्प वैली की तरफ मशीन गन का फायर खोल दिया, मगर अचानक शार्प वैली के मुंह के बल फर्श पर लेट गया और गोलियों की बौछार उसके ऊपर से होती हुई गुजर गई। इससे पहले कि ब्लैक क्लार्क रिवॉल्वर से मशीन गन वाले पर फायर करता, एक नकाबपोश चीते की तरह उछलकर इस पर जा पड़ा और नतीजे में ब्लैक क्लार्क के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर एक तरफ जा पड़ा और वो दोनों एक दूसरे से उलझते हुए फर्श पर आ गिरे। एक और नकाबपोश ने शार्प वैली पर छलांग लगा दी और फिर वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। तीसरे नकाबपोश ने इन दोनों की तरफ तवज्जो दिए बगैर झपटकर मेज पर पड़ी हुई फाइलें उठा ली। इतने में चार और नकाबपोश हॉल में दाखिल हो गए। बाहर अब फायरिंग बंद हो चुकी थी। तीसरा नकाबपोश भी फाइलें उठाकर सीधा हो ही रहा था कि नए आने वाले एक नकाबपोश ने बर्क की सी रफ्तारी से इससे दोनों फाइलें झपट ली। शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क के साथ अभी तक दोनों नकाबपोश गुत्थम गुत्था हो रहे थे। जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, मगर कोई फरीक हार मानने के लिए तैयार नहीं था।
हैंड्स अप, खबरदार अगर कोई हरकत की। एक नकाबपोश ने शार्प वाली और ब्लैक क्लार्क को चीखकर हुक्म दिया और इनसे लड़ने वाले दोनों नकाबपोश उन्हें छोड़कर अचानक एक तरफ हट गए। तीन मशीन गनों की नालें शार्प वाली और ब्लैक क्लार्क की तरफ उठी हुई थी, इसलिए वो हाँफते हुए हाथ उठाकर खड़े हो गए। दरवाजा बंद कर दो जूलिया, एक नकाबपोश ने दूसरे को हुक्म दिया और पास खड़े नकाबपोश ने, जो दरअसल जूलिया थी, लपक कर हॉल का दरवाजा बंद करके चुटकुनी चढ़ा दी। दरवाजा बंद होते ही सबने अपने नकाब उतार दिए। ये मार्टिन, कैप्टन शकील, सफदर, जूलिया, तनवीर, नौमानी और चौहान थे। फाइलें इस वक्त सफदर के हाथ में थी। एक्सू का नकाब इस वक्त हमारे हाथ में है। सफदर ने जोश से पुर लहजे में कहा। हाँ, मगर तुमने डीआईए से गद्दारी की है। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम यूं यहाँ कत्लो गारत बर्पा कर दो, मार्टिन ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। तुम भी हाथ खड़े कर दो। अचानक कैप्टन शकील ने मशीन की गन की नाल मार्टिन के सीने से लगा दी और मार्टिन ने कैप्टन शकील की आंखों में छाई हुई दरिंदगी देखकर मशीन गन नीचे गिरा दी और हाथ उठा लिए। मार्टिन को भी ब्लैक क्लार्क और शापवाली के साथ खड़ा कर दिया गया। फाइल खोल कर देखो कि एक्स2 कौन है, तन्वी ने पहली बार जबान खोली। इससे पहले कि सफदर कोई जवाब देता, अचानक हॉल के रोशनदानों से गोलियां चली और इन सब के हाथों से मशीन गनें छोड़कर फर्श पर जा गिरी। दूसरे लम्हे दरवाजा एक धमाके से टूट गया और फिर सब हैरत से सुन्न होकर रह गए जब उन्होंने एक्सू को बजाते खुद मशीन गन संभाले हॉल में दाखिल होते हुए देखा। खबरदार अगर किसी ने हरकत की तो। एक्सू की मखसूस आवाज हॉल में गूंजी और इसके साथ ही तकरीबन 20-25 मुसल्लह फौजी भी हॉल में घुस आए। अब सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान इनकी मशीन गनों के निशाने पर थे। सफदर, ये फाइलें मुझे दे दो, एक्सू ने सफदर की तरफ देखते हुए कहा। सफदर अभी हिचकिचाहट में मुब्तला था कि इसके करीब खड़े कैप्टन शकील ने झपट कर सफदर के हाथ से फाइलें छीन लीं। फौजियों की मशीन गनें सीधी हुई, मगर एक्सू के इशारे पर उन्होंने फाइल नहीं खोले। कैप्टन शकील, ये फाइलें मेरे हवाले कर दो, एक्सू ने अब इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म दिया। जनाब, मुझे फाइलें देने में कोई एतराज़ नहीं, मगर इस वक्त हम अपने चैलेंज के नुक्ता उरूज पर खड़े हैं। आपकी शख्सियत का राज इस फाइल में बंद है। कैप्टन शकील इतना कहकर खामोश हो गया। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एक्सू के लहजे में जख्मी चीते की सी गुर्राहट थी। नहीं जनाब, धमकी नहीं, बल्कि अपनी जानें बचाने के लिए हमने ऐसा करने पर मजबूर हैं। कैप्टन शकील ने बड़ी नरमी से कहा। तुम्हारी जानें तो इस फाइल को देखने के बावजूद भी नहीं बच सकती, क्योंकि तुम सब मुल्क दुश्मन तंजीम डीआईए के बाकायदा रुकन बन चुके हो और इस वक्त मेरी नज़र में तुम सब गद्दारी की हैसियत रखते हो और गद्दार की सजा तुम जानते ही हो। एक्सू कड़क कर बोला। तो क्या आपका पहले वाला चैलेंज खत्म हो चुका है? इस दफा सफदर बोला। हाँ, मेरा चैलेंज सीक्रेट सर्विस के मेंबरान से था, गद्दारों से नहीं। अब तुम्हारी सजा मौत है, सिर्फ मौत। एक्स2 के लहजे में ना जाने क्या बात थी कि सब मेंबरान के चेहरों पर मुर्दनी सी छा गई। मगर ये गलत है कि हम दिल से इस तंजीम के रुकन बने हैं। हम तो इस तंजीम को जड़ों से उखेड़ने के लिए इसमें शामिल हुए थे और हमारा मकसद असल में यही था कि एक तो हम आपको बेनकाब करें और दूसरा इस तंजीम को जड़ से उखेड़ दें। कैप्टन शकील ने कहा। ये सही कह रहे हैं जनाब, एक्सट्रू साहब। अचानक मार्टिन बोल पड़ा और सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। तुम कौन हो? एक्सट्रू ने कड़क कर पूछा। इनका चीफ और आपका खादिम, मार्टिन ने बड़े अजीब लहजे में जवाब दिया और दूसरे लम्हे इसका हाथ उठा और फिर इसके चेहरे पर से एक बारीक सी झल्ली उतरती चली गई। अब वह मार्टिन की बजाय बजाय इमरान खड़ा था। इमरान? सब लोग हैरत से चीख पड़े। एक्सट्रू हैरत भरी नजरों से इमरान को देख रहा था। आलीजा, आपका खादिम हाजिर है। ये दरअसल डीआईए के रुकन नहीं, बल्कि बंदे के जाती तंजीम के रुकन थे। इमरान ने झुककर मौदबाना लहजे में जवाब दिया और पहली बार सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के चेहरे पर मुसरत से खिल उठे। वो एक बार फिर इमरान की जहानत पर ईमान लाने पर मजबूर हो गए थे। तो ये सारा फ्रॉड तुम्हारा चलाया हुआ है? एक्सू का लहजा इस बार नरम था। क्या कहता जनाब, आपने इन बेचारों को चैलेंज ही ऐसा दे दिया था कि 15 दिन तो एक तरफ रहे, ये सारी उम्र भी इस शर्त में कामयाब नहीं हो सकते थे। आखिर मेरे साथी थे, मैंने इन्हें बचाने का बंदोबस्त करना था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जनाब, आपका नकाब इस वक्त इनके हाथों में है और ये 99% कामयाब हो चुके हैं। 1% की आप इन्हें माफ़ी दे दें। आखिर आपकी तंजीम के रुकन हैं और आपके इशारों पर इन्होंने हज़ारों दफ़ा अपनी जानें भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं किया। इमरान ने अपने साथियों की भरपूर वकालत करते हुए कहा। मगर मेरा फैसला अटल है और ये फाइलें मेरे एक इशारे पर इनके हाथ से निकल सकती हैं। एक्स2 अभी तक अपने फैसले के तजबजब में था। ये ठीक है जनाब, मगर इनके पास सिर्फ आप ही की फाइल नहीं, एक और अहम फाइल भी है और आप देर से पहुंचे हैं। अगर ये बर्वक्त इकदाम ना करते तो अब तक ये दोनों फाइलें ट्रांसमीटर पर कोड्स वर्ड्स के जरिए दुश्मन के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुकी होती और मेरे ख्याल में आपकी फाइल से ज़्यादा दूसरी फाइल कीमती है। इस बर्वक्त इकदाम पर आप 1% की माफ़ी इन्हें नहीं दे सकते हैं और ये इनका हक है। और दूसरा, आप चंद लम्हे पहले अपना चैलेंज इन्हें गद्दार कहकर वापस ले चुके हैं। इमरान ने दलाइल के अंबार लगा दिए। इमरान, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। एक्सट्रू अब बिल्कुल नरम पड़ चुका था।
फाइलें मुझे दे दो। एक्सू ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कैप्टन शकील को हुक्म दिया और कैप्टन शकील ने बड़े मौदबाना अंदाज में आगे बढ़कर फाइलें एक्सू के हाथ में दे दी। कुर्बान जाऊं इस फर्माबरदारी के। जनाब, आपको ऐसे फर्माबरदार रुकन दोबारा नहीं मिलेंगे। इमरान ने हंसपे आदत हाँक लगाई। ठीक है, मैं अपना चैलेंज वापस ले लेता हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसे ज़हीन और चुस्त मेंबरान मिले। एक्सू के लहजे में नरमी थी। दूसरे लम्हे हॉल एक्सट्रू जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सबसे ऊंची आवाज इमरान की थी। मेंबरान के चेहरे मुसरत से फटे पड़ रहे थे। वो एक बहुत बड़े खतरनाक तरीन बहरान से बाहर निकल आए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा तुम लोग मुझे बेनकाब करने की ख्वाहिश को अपने सीनों में ही दबा दोगे, क्योंकि इसमें हम सबका और हमारे मुल्क का मफाद है। एक्सट्रू ने संजीदा लहजे में कहा और सब ने बड़े जोश से इस बात का वादा किया, क्योंकि अब वो इस राज के मफादात से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। तुम्हें इसके लिए इमरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक्सट्रू ने इमरान की तरफ देखते हुए तहसीन भरे लहजे में कहा और सब शुक्रगुजाराना नजरों से इमरान की तरफ देखने लगे। और इमरान यूं शर्मा गया जैसे एक लड़की अपने होने वाले शौहर को देखकर शर्मा जाती है। शाप वाली और ब्लैक क्लार्क को गिरफ्तार कर लिया गया और हेडक्वार्टर से फौजियों ने डीआईए के तमाम सब सेंटर्स मेंबरान के नाम और पतों की लिस्टें बरामद कर ली और इस तरह डीआईए की ताकतवर तंजीम को इस मुल्क से बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये था नावल एक्सट्रू, जो अपने अख्तिताम को पहुंचता है। ये नावल मजहर कलीम साहब के कलम से ज़हूर पजीर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।